एक महिला अपने शौहर से डिमांड करती है, वो कहती है कि आप जब घर आए ना तो घर आने से पहले कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना। अब उसका शौहर मेडिकल स्टोर पे जाता है और मेडिकल स्टोर पे जाके खड़ा हो जाता है ताकि जो लोग पहले सामान ले रहे हैं वो पहले सामान लें और जाएं, और वो उसके बाद मेडिकल स्टोर वाले से कह सके कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। अब जब सब लोग अपनी अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला उससे पूछता है कि भैया भैया बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। अब मेडिकल स्टोर वाला उसको कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ला के दे देता है। तो वो उससे कहता है कि देखिए मुझे कुछ ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। होता क्या है कि बार बार आता हूँ मैं यहाँ पे तो मुझे शर्म आती है आपसे लेने में, आप एक साथ दे देंगे तो मैं अपनी जो कमी है उसको पूरी कर लूँगा, क्योंकि ये शक्तिवर्धक गोली आप जो दे रहे हैं वो कम पड़ जाती है मेरे लिए। तो वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर वाला उसको पूरा का पूरा रैपर दे देता है शक्तिवर्धक गोलियों का, ताकि वो लेके जाए और बार बार आने की उसे कोई ज़रूरत ना पड़े। अब वो आदमी अपने घर जाता है, घर पे खाना पीना खाता है, शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और उसके बाद जो अपनी पत्नी के साथ में जो अपना समय बिताना होता है वो बिताता है और सो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सुबह उसकी पत्नी तो सुबह जाग जाती है, लेकिन जो शख्स है जो शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आया था और जिसने खाई थी वो नहीं जाग पाता। अब इसके बाद में रुआ पिट्टन मचती है और उसके बाद में सबको यही लगता है कि इस शख्स ने शक्तिवर्धक गोलियां खा ली और इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है, क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शख्स के साथ उस रात क्या हुआ था जब इसने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाए थे और इसकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से, और कानपुर का ही एक थाना लगता है, थाना है बिठुर, और बिठुर थाना क्षेत्र का ही एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है ध्रुव नगर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे का समय होता है। एक घर के अंदर से जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं और सुबह सुबह का समय होता है, जैसे कि लोग अपना अपना काम करने जा रहे होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि इस घर में से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं। दरअसल होता क्या था, अक्सर इस घर में से शाम के समय पे लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, लेकिन आज सुबह ही सुबह 6:30 बजे ये औरत इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है, क्योंकि उस घर के अंदर कोई औरत रो रही थी। अब जो आसपास के लोग होते हैं मोहल्ले के, वो उस दरवाजे को खुलवाते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे एक औरत होती है जिसका नाम है सवाना, जिसकी उम्र 42-43 साल होती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार मार के रो रही होती है। बात क्या हुई थी, अब जब कॉलोनी के लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसका पति ज़मीन पर लेटा पड़ा होता है, जिसका नाम होता है आबिद अली, उसकी उम्र होती है 45 साल। अब जैसे ही गांव के लोग और मोहल्ले के लोग वहाँ पे देखते हैं कि इसका पति तो मर चुका है, अब इसी बीच में कोई क्या होता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है और जो सवाना होती है ये अपने भाई सलीम को कॉल कर देती है। सलीम के साथ ही सवाना और आबिद अली का बेटा रहता था, यानी कि वो अपने मामा के पास रहता था। तुरंत सलीम अपने भांजे को लेकर अपनी बहन के घर पे आ जाता है सवाना के यहाँ पे, और अब आके वहाँ पे जो सलीम है वो भी पुलिस को फ़ोन करता है कि साहब ऐसे ऐसे करके मेरे घर में मेरे जीजा जी की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। अब पुलिस पहुंचती है मौके पर, तुरंत बिठुर थाने क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो आबिद है उसकी लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अब वहां पे पूछा जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सवाना कहती है कि साहब मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह उठी तो अचानक से सोते रह गई। अब पुलिस ने जो उसका पति है आबिद, उसकी पूरी अच्छी तरह से तलाशी ली थी, और जब पुलिस उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेती है तो दोस्तों उसके अंदर से एक रैपर निकलता है जिसमें कि 8-10 गोलियां होती हैं, और वो पूरा रैपर जो है खाली है, और वो रैपर शक्तिवर्धक गोलियों का होता है।
तो पुलिस का अंदाज़ा ये होता है कि इस शख्स ने, जो आबिद है, उसने शक्तिवर्धक गोलियां खा ली हैं। अब ये वाली बात सवाना से पूछी जाती है कि बताओ, क्या कल रात को तुम्हारे पति ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थीं? तो सवाना कहती है कि हाँ। होता क्या है, मेरे पति को शक्तिवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ संबंध बनाने में मज़ा आता है, इसीलिए मैं उनकी किसी भी बात को काटती नहीं हूँ। तो कल रात को भी वो आए थे, उन्होंने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थीं, खाना खाया था, संबंध बनाए थे और सो गए। अब उस पुलिस ने उससे पूछा कि ये जो रैपर है तुम्हारे पति ने ही अपनी जिम में रखा था या तुमने रखा था? तो वो कहती है कि मैं क्यों रखूँगी, उन्होंने रखा होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 20 तारीख को ही जो आबिद है, आबिद अली है, उसकी लाश जो है घर पे आ जाती है। अब घर पे आने के बाद पूरे मोहल्ले के लोग, जो भी उसके जानने वाले हैं, वो सब उसका जनाजा लेकर जाते हैं और उसे सुपुर्दे खाक करते हैं। उसके जनाजे में भी दोस्तों बहुत सारी भीड़ आई थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों, तुरंत पुलिस के पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो आबिद अली है, उसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। अब जैसे ही ये गला दबाने वाली बात सामने आती है तो पुलिस सतर्क हो जाती है और सवाना के पास जाने से पहले सलीम को अपने पास बुलाती है और सलीम से पूछते हैं कि बताओ क्या बात हुई होगी। तो सलीम बताता है कि हो सकता है शायद मेरी ही बहन ने मेरे जीजा की हत्या की हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कई वर्षों से लड़ाई झगड़े होते आ रहे हैं और उसी लड़ाई झगड़े की वजह से मैं अपने भांजे को अपने पास रखता हूं, ताकि इन दोनों में जो लड़ाई झगड़े का असर है वो भांजे के ऊपर ना जाए। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने जो सवाना है उसको बुलाया, उससे पूछा सही से बताओ कि इसका गला किसने दाबा। तो सवाना साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी ये मुझे पता है, अब गला दबाया नहीं दबाया मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, जो सवाना है इसके मोबाइल को अपनी कस्टडी में ले लेती है और इसकी पूरी डिटेल निकलवाती है और इधर आबिद अली के मोबाइल को भी ले लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आबिद अली के कोई जानने वाले ने इसकी हत्या कर दी और रात को आके चुपचाप। अब आबिद अली के मोबाइल की जब कॉल डिटेल देखी जाती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, नॉर्मल होती है, जैसे लोग सबसे बात करते हैं। लेकिन जो सवाना है उसकी कॉल डिटेल में कुछ फॉल्ट निकलता है। दरअसल ये जो सवाना है एक लड़के से बात करती है जिसका नाम है रेहान उर्फ तालिब, जिसकी उम्र महज 20 साल है, जो कि सवाना से लगभग 20 साल ही छोटा है, जो कि उन्नाव के भगवंतपुर का रहने वाला है। अब ये जानकारी निकलती है कि सवाना जो है वो रेहान से बात करती है। अब रेहान के बारे में पूछा जाता है सलीम से, क्या तुम रेहान नाम के किसी शख्स को जानते हो जो कि उन्नाव के भगवंतपुर का रहने वाला है? तो सलीम साफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं साहब, मैं किसी भी रेहान को नहीं जानता। अब सवाना को बुलाया जाता है और इधर से जो रेहान होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस समय देखी जाती है कि रेहान की जो फ़ोन की जो लोकेशन है वो 18 जनवरी 2025 की रात को कहाँ पे थी, जब आबिद अली की हत्या की गई थी। तो पता चलता है कि रेहान की फ़ोन की लोकेशन भी सवाना के घर की ही थी। अब रेहान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, सवाना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को सामने बैठा लिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि सच सच बताओ, हुआ था तो क्या हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और कहानी क्या थी? कहानी ये है कि 2024 की शुरुआत में ही जो सवाना है वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाती है। अब इंस्टाग्राम आईडी बनाती है तो वो क्या करती है, जो अपनी जवानी के फ़ोटो से थे, आज से 20-25 साल पहले के फ़ोटो, वो उनको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दिया करती थी। अब वो उस पर डाल दिया करती थी तो देखती थी कि कौन कितने लाइक करता है, कितने फॉलोअर बढ़ते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो रेहान है वो दिल्ली में ऑटो चलाने का काम किया करता है, वो इसकी आईडी को देख लेता है और इसके फ़ोटोज़ को लाइक करने लगता है। इसी बीच रेहान को एक दिन रहा नहीं जाता तो वो क्या करता है, सवाना को एक मैसेज कर देता है कि आपके फ़ोटो बहुत सुंदर हैं और आप मुझे अच्छी लगती हो। अब इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब बातें होना शुरू हो जाती हैं तो फ़ोन नंबर भी आदान प्रदान होते हैं। अब इनकी फ़ोन पे बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है
तो रेहाना क्या करती है, इसी बीच एक बार वो कहती है कि आप ऐसा करो, आप क्या मेरे से मिलने नहीं आ सकते? मैं कानपुर के थाना बिडूर क्षेत्र के ध्रुव नगर की रहने वाली हूँ, अगर आप पे समय हो तो आप एक बार मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। क्योंकि ये दोनों क्या है, प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। तो जो रेहान है वो पूछता है कि मैं मिलने तो आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पति का क्या? पति अगर मेरे को देख लेगा तो वो लड़ेगा तुमसे। तो वो कहती है सवाना कि मेरे पति जो हैं वो मेलों में झूले लगाने का काम करते हैं और वो कई कई दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो इसीलिए अब वो है नहीं। और जो मेरा बेटा है जिसकी उम्र 16-17 साल है, वो मेरे भाई सलीम के साथ रहता है, यानी कि वो अपने मामा के घर पे रहता है। इसी बीच में क्या है, घर पे अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो, मेरे से मिलने और प्यार की बातें करेंगे। अब रेहान क्या होता है, एक दिन सवाना के घर पे पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो सवाना के घर पे पहुंचता है तो सवाना को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। होश क्यों उड़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सवाना जो है अपनी जवानी की फ़ोटो डाला करती थी, लेकिन आज जो सवाना है वो उससे लगभग 20 साल बड़ी दिख रही है, यानी कि वो अधेड़ उम्र की औरत हो चुकी है। लेकिन सवाना जो है वो रेहान को अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसा लेती है कि रेहान उसके प्यार में हो जाता है अंधा। और जब भी मौका मिलता है रेहान सवाना से मिलने आता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब समय बहुत बीत जाता है। इसी बीच सवाना जो है रेहान से कहती है कि देखो, मैं अपने पति से परेशान हूँ, वो मेरे से लड़ता है, झगड़ता है, फिजूल की बातें करता है, इसीलिए मेरा जो बेटा है वो अपने मामा के साथ रहता है। मैं अपने पति से दूर तो होना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझको अपने आप से दूर नहीं करता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। अब रेहान कहता है, पहले तो सोचता है वो, फिर कहता है कि ऐसा है, मैं ज़रा सोचता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम है विकास, जो कि बदायूं के गोविंदपुर के धोबी बस्ती का रहने वाला है। वो 2019 और 2020 में रेहान के साथ में ही दिल्ली में ऑटो चलाया करता था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, विकास अपना काम छोड़ देता है और वो अपना काम बदल देता है। वो पंजाब के लुधियाना में किसी के घर पे अब खाना बनाने का काम चालू कर देता है। अब रेहान जो है विकास को फ़ोन करता है। अब रेहान को पता चलता है कि विकास को पैसों की ज़रूरत है। अब पैसों की ज़रूरत है तो रेहान उसको ऑफ़र देता है कि देखो, ऐसे ऐसे करके मेरी एक प्रेमिका है और उसके पति को रास्ते से हटाना है और उसके अवज में तुम्हें अच्छी रकम मिल जाएगी। अब इसके लिए विकास भी मान जाता है। अब रेहान और विकास मान जाते हैं तो रेहान सवाना को कॉल करता है, उससे कहता है कि देखो, मेरा दोस्त मान गया है, अब तुम बताओ कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब जैसे ही रेहाना को पता चलता है कि इसका दोस्त भी मान गया है, रेहान भी मान गया है, विकास, रेहान और सवाना, ये तीनों क्या है प्लानिंग कर लेते हैं। अब 17 जनवरी 2025 को ये लोग क्या करते हैं, रेहान और विकास कानपुर के घंटाघर आकर एक होटल में रुकते हैं। अब होटल में एक दिन ये ठहरते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 18 जनवरी 2025 को जो सवाना है वो 20,000 रुपये लेकर होटल में आती है और विकास को दे देती है और उससे कहती है कि अभी तुम इसे रखो, और बाकी के पैसे जो हैं वो काम होने के बाद में मिलेंगे। अब जो रेहान और विकास है ये दोनों खुश हो जाते हैं, पार्टी करते हैं। अब 18 और 19 जनवरी की रात को क्या होता है, 18 और 19 जनवरी की रात को जो रेहाना है वो अपने पति आबिद अली को फ़ोन करके कहती है कि ऐसा करना, तुम कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना। इसका पति जो है शक्तिवर्धक गोलियां खा के ही इसके साथ संबंध बनाता था। वो शक्तिवर्धक गोलियां घर पे लेकर आ जाता है और वहाँ पे शराब की बोतल होती है। ये अपने पति को शराब पिलाती है, खाना खिलाती है, शक्तिवर्धक गोलियां खिलाती है ताकि वो संबंध बनाएं दोनों एक साथ। लेकिन उसके पति को संबंध बनाने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि उसे नशा ही इतना हो जाता है कि वो सो जाता है। अब रात को लगभग 1 बजे का समय होता है। 19 जनवरी 2025 की रात लगभग 1 बजे का समय रेहान और विकास आबिद अली के घर पे आते हैं। उसका दरवाज़ा जैसे ही धक्का मारते हैं तो उसका दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो रेहाना के अंदर पता नहीं कैसे ताकत आ जाती है। जो आबिद अली है वो दारू पी के नशे में टुल्ल पड़ा हुआ है। रेहाना आबिद अली के सीने पर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को अच्छी तरह से पकड़ लेती है। रेहान उसके दोनों पैरों को पकड़ते हैं और बलि का बकरा बनता है कौन, विकास,
विकास जो है आबिद अली के गले को बुरी तरह से दबाता है जब तक कि उसकी सांस रुक ना जाए। अब आबिद अली मर जाता है। उसके बाद चुपचाप से रेहान और विकास वहाँ से चले जाते हैं और सुबह 6 बजे सवाना जो है घर के बाहर आके नौटंकी करने लगती है, रोने लगती है, पीटने लगती है। उसके बाद में सबको ये वाली बात पता चलती है। और हुआ क्या था दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। होता यह है, जब रेहाना ने अपने भाई सलीम को फ़ोन किया था तो उसने कहा था कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं आबिद अली, उनका इंतकाल हो गया है। अब जो सलीम है वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा क्या हुआ कि जो मेरे जीजा है वो मर गया, और महज कुछ दवाई खाकर। तो उसे क्या है, रहा नहीं जा रहा था कि मेरा जीजा तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीजा बहुत सही आदमी था और इनके घर में कलेश हुआ करते थे। इसीलिए जो उनका बेटा है 16-17 साल का, वो सलीम के साथ रह रहा है। इसी के लिए जो रिपोर्ट लिखाई गई थी पुलिस स्टेशन में, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो लिखाई थी सलीम ने अपनी बहन के खिलाफ, क्योंकि उसे अपनी बहन के ऊपर था शक कि हो ना हो मेरी ही बहन ने मेरे जीजा की हत्या की है। और उसका जो शक था, जो अंदाज़ा था, वो बिल्कुल सही निकला। अब रेहाना, चाहे विकास, चाहे रेहान, ये तीनों को पुलिस ने 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। और जैसे ही ये वाली खबर मीडिया में उछली, सोशल मीडिया में उछली, तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक पत्नी कितनी गिर सकती है जो कि अपने पति का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसकी हत्या कर सकती है। और एक और बात, अब इस हत्याकांड में 3 लोग तो जेल के अंदर गए, एक की हत्या ऐसे ही हो गई। और जो बेचारा उनका बेटा था जिसकी उम्र 16-17 साल है, वो अपने मामा के पास रह रहा था। अब वो तो मामा के पास चला गया। अब इनको सज़ा कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि सवाना के पास बहुत सारे रास्ते थे अपने पति को छोड़ने के, यानी कि जो आबिद अली है उसे छोड़ने के, लेकिन उसने जो है सही रास्ता ना चुन के गलत रास्ता चुना। एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके दोस्त को पैसों का लालच दिया, उसके बाद अपने पति की हत्या करवाई। अब ये अपने पति से तो अलग हो गई, लेकिन अब ये गई है सीधे जेल की काल कोठरी में। और जब जेल की काल कोठरी में ये अपना समय गुजारेगी ना, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।